बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 13 है और आज आपका टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आपको पता है कि बच्चों जो रेस्पिरेशन होती है दो किस्म की होती है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या फ़र्क है इनमें? एरोबिक रेस्पिरेशन का अमल ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मौजूद होती है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होने वाली रेस्पिरेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है, जबकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाली रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आपने 3 कॉलम बना लेने बच्चों। सबसे पहला जो कॉलम है उसके ऊपर आपने लिखना है प्रॉपर्टीज, उर्दू वाले लिखेंगे खसूसियात। फिर दूसरा जो कॉलम होगा उसमें लिखना है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस तरह के 3 कॉलम्स बना लेने हैं। स्टार्ट करते हैं इनका फ़र्क, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का फ़र्क। तो पहली खसूसियत क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन मौजूद है या ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। सो इन एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। तो वो हम क्लियर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में भी, अभी भी बता दिए कि ऑक्सीजन मौजूद होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यस, ओके। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, नो। यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ पे ऑक्सीजन यस प्रेजेंट होती है। सो इट इज एरोबिक एंड दैट वन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरी खसूसियत देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि नंबर ऑफ एटीपी एज नेट प्रॉफिट, कि हमें एटीपी कितने मिलते हैं, टोटल या नेट? नेट, ठीक है बच्चों। नेट का मतलब होता है कि बाज़ औक़ात एटीपी ज़्यादा बनते हैं लेकिन उसमें से कुछ एटीपी इस्तेमाल हो जाते हैं। टोटल ज़्यादा होते हैं लेकिन कुछ इस्तेमाल हो जाते हैं, तो जो हमें नेट मिलते हैं वो कम मिलते हैं। तो आपने बताना है नंबर ऑफ एटीपी एज ए नेट प्रॉफिट, कि हमें एटीपी नेट कितने मिलते हैं नेट में, ठीक है, टोटल में नहीं, नेट जिसको हम यूज़ कर सकें। सो याद रखिएगा। एक बात मैं आपको पहले बता दूं फिर आपको समझ आ जाएगी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, सिखाया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एक तो ऑक्सीजन होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की मुकम्मल ब्रेकडाउन होती है। जब एक चीज़ की मुकम्मल ब्रेकडाउन होती है सारे CH बॉन्ड टूट जाते हैं। जब एक चीज़ की मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है तो मैंने कहा था कि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है, मैक्सिमम एनर्जी निकलती है। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में 3 बातें आपने सीखी थी कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी होती है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है या पेरोविक एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है वो मुकम्मल तौर पर नहीं टूटता। जब एक चीज़ मुकम्मल तौर पर नहीं टूटती तो उसमें CH बॉन्ड रह जाते हैं, तो एनर्जी मैंने कहा था कम निकलती है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम निकलेगी। और एनर्जी को हम किससे शो करें? ATP से। किससे बच्चों? ATP, जो कि एनर्जी की करेंसी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP नेट में बनते हैं? 36 ATP बनते हैं बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन में नेट में। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में नेट में हमें कितने बनते हैं? 2। वैसे ये टोटल 38 बनते होते हैं, ये भी आपको पता हो। टोटल 38, नेट 36, टोटल 4, नेट कितने? 2। आपने नेट याद रखना है बच्चों। सो एनएरोबिक रेस्पिरेशन नेट ATP 2 होते हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में नेट ATP 36 होते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरी खसूसियत, फाइनल प्रोडक्ट, कि एरोबिक रेस्पिरेशन के आखिरी प्रोडक्ट क्या होते हैं और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के भी फाइनल प्रोडक्ट क्या होते हैं। ये आप सब पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आपने देखा था एरोबिक रेस्पिरेशन इक्वेशन लिख देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले बच्चों इसमें ग्लूकोज होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2, ठीक। क्या बनेगा? ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तीर के निशान के जो इस साइड पे चीज़ें होती हैं वो यूज़ होती हैं और इस साइड पे जो चीज़ें होती हैं वो बनती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी की शक्ल में, ATP की शक्ल में। सो ये एरोबिक रेस्पिरेशन की क्या है? इक्वेशन है।
एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है, ठीक। सो एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन ये है। सो फाइनल प्रोडक्ट कौन कौन है ये देख सकते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। तो हमने यहाँ पे भी क्या लिखा, फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपने देखा था, और मैं आपको इक्वेशन के जरिए बता देता हूँ सारा। आपने कहा था यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है वो सबसे पहले तो पैरोविक एसिड में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? पैरोविक एसिड में। यहाँ पे भी देख लें, पहला मरहला सेम होता है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो बच्चों, चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो। पहला स्टेप, पहला फेज, पहला मरहला एक जैसा, क्या कि ग्लूकोज 2 पैरोविक एसिड में तब्दील होता है। कितने पैरोविक एसिड? 2 पायरोविक एसिड में तब्दील होता है। कितने पैरोविक एसिड में तब्दील होता है? 2 पायरोविक एसिड में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तब्दील होता है। अब आगे ऑक्सीजन आ जाती है। इस मरहले को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, पहले मरहले को ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, चाहे ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन ना हो, ग्लूकोज पैरोविक एसिड में तब्दील होगा। सो फर्स्ट फेज को, जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म में होता है, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अगले मरहले को ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन दे दी है, क्यों दी है? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। क्या? एनर्जी किस शक्ल में? एटीपी की शक्ल में। ऑक्सीजन है तो मुकम्मल टूट गया पैरोविक एसिड। अब यहाँ पे क्या सीन है? यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन नहीं है। तो फिर क्या होगा? पैरोविक एसिड से या तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल, सिंपल उसको आप अल्कोहल भी कह सकते हो बच्चों, एथेनॉल भी कह सकते हो, C2H5OH बनता है, ठीक, शराब जिसको कहते हैं। और दूसरा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, लिहाजा पैरोविक एसिड का मॉलिक्यूल मुकम्मल नहीं टूटता। किस किस चीज़ में टूटता है? इथाइल अल्कोहल में भी टूट सकता है। जानदारों के ऊपर डिपेंड करेगा कि किन जानदारों में ये फर्मेंटेशन हो रही है, किन जानदारों में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। आपको पता होना चाहिए एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम फर्मेंटेशन है, पिछले लेक्चर में आपने सीखा था। सो यहाँ के जो फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं वो इथाइल अल्कोहल हो सकते हैं, लैक्टिक एसिड हो सकते हैं, और इसके साथ आपने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी थी। तो फाइनल प्रोडक्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन के लैक्टिक एसिड है, एथेनॉल है और कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल इथाइल अल्कोहल कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और लैक्टिक एसिड। ये फाइनल प्रोडक्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन के। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन के फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। चौथी खसूसियत बच्चों, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है वो? साइट ऑफ अक्रेंस के कौन सा अमल कहाँ होता है? साइट ऑफ अक्रेंस, प्लेस ऑफ अक्रेंस, कि उस रिएक्शन के वकूअ पजीर होने की जगह कौन सी है? एरोबिक रेस्पिरेशन का अमल कहाँ होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का अमल कहाँ होता है? सो सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन का अमल कहाँ होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन का ये जो मरहला है ना, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। पहला मरहला क्या कहलाता होता है? ऐसा अमल जिसमें ग्लूकोज टूट जाए और उसे 2 पैरोविक एसिड बने, इस अमल का नाम ग्लाइकोलाइसिस है। इस अमल का नाम क्या है बच्चों? ग्लाइकोलाइसिस। जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो जाए और 2 पैरोविक एसिड बन जाए, इस अमल को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस पहले भी कहा था कि कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। तो देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस अक्कर इन द साइटोप्लाज्म। उसके बाद फिर एरोबिक रेस्पिरेशन के अगले मराहल होते हैं, क्रेब्स साइकिल होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। वो कहाँ होते हैं? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के ओवरऑल 3 फेजेस होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 मराहल होते हैं, 3 फेजेस। एक ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस का अमल साइटोप्लाज्म में, और क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का अमल कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कल आपको बता दिया था कि ये साइटोप्लाज्म होता है, ठीक, और उसके बाद ये न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेल ऑर्गेनेले है। सो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन कौन सा अमल होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का अमल होगा और क्रेब्स साइकिल का होगा। जबकि इस साइटोप्लाज्म में कौन सा अमल होगा? ग्लाइकोलाइसिस का होगा। सो ये साइटोप्लाज्म में भी होगी एरोबिक रेस्पिरेशन और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगी। जबकि ये जो अमल है एनारोबिक रेस्पिरेशन का अमल, ये कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। आखिरी पॉइंट देखते हैं, 5वां पॉइंट, अहमियत के एरोबिक रेस्पिरेशन की क्या अहमियत है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की क्या अहमियत है।
सो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बच्चों ज़्यादातर दुनिया में जो जानदार हैं उनके लिए एनर्जी का ज़रिया एरोबिक रेस्पिरेशन है। ज़्यादातर जानदारों के लिए एनर्जी का ज़रिया कौन है? एरोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत क्या है कि इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मोस्ट ऑर्गेनिज्म। दुनिया में ज़्यादातर जो जानदार होते हैं उनके लिए एनर्जी का सोर्स, उनके लिए एनर्जी का बड़ा ज़रिया कौन है? एरोबिक रेस्पिरेशन है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत है। आगे चलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की क्या अहमियत है, क्या फ़ायदा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन से? सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म। बच्चों दुनिया में कुछ जानदार होते हैं जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ज़िंदा रहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में खुराक को तोड़ते हैं, उनको कहते हैं एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म। एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म वो जानदार जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रहें, ऑक्सीजन नहीं है, उन जानदारों को क्या कहते हैं? एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या एनएरोब्स भी बोलते हैं बच्चों। सो ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का अमल है ये भी एनर्जी का जरिया है। किन जानदारों के लिए? सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं, सबके लिए तो ये है, ज़्यादातर के लिए तो ये है। तो फिर किन जानदारों के लिए एनर्जी का जरिया है? एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म। तो याद रखिएगा, एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी का जरिया कौन है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। एक पॉइंट अहमियत का। दूसरा पॉइंट, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एरोबिक ऑर्गेनिज्म इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो एनएरोबिक का रेस्पिरेशन का अमल है ये एनर्जी का जरिया है, एरोबिक जानदारों के लिए भी है। लाइक हम इंसान जो हैं और जो दूसरे मैमल्स हैं, ठीक है, वो एरोबिक जानदार है, हम भी एरोबिक जानदार हैं। लेकिन जब हम कोई भारी काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, तो तब फिर हम एरोबिक हैं, मगर फिर हमें हमारे मसल्स को एनएरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी देती है, ठीक है, जिसमें वो पैरोबिक एसिड लैक्टिक एसिड में तब्दील होता है और हमें फ़ौरन एनर्जी देता है। सो याद रखिएगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का अमल एनर्जी का ज़रिया है एनएरोबिक जानदारों के लिए, और यही जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है ये एरोबिक जानदारों के लिए भी एनर्जी का ज़रिया है। कब? इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एरोबिक जानदारों को। कब कमी होती है? इन एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग रनिंग, ड्यूरिंग हैवी जॉब, तब ऑक्सीजन की कमी होती है। तो फिर एनएरोबिकली मसल्स के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन का अमल होता है और एनएरोबिकली एनर्जी हासिल की जाती है। लास्ट अहमियत, सोर्स ऑफ मैनी प्रोडक्ट के एनएरोबिक रेस्पिरेशन बहुत से प्रोडक्ट का ज़रिया है। किस किस प्रोडक्ट का? एथेनॉल का, चीज़ का, ठीक है, एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, शराब वगैरह और पनीर, ये जो चीज़ें होती हैं ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन से बनती हैं, फर्मेंटेशन से बनती हैं। एक सो क्लियर कर लें, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बहुत सारे मुफीद प्रोडक्ट एथेनॉल का और पनीर का ज़रिया है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक जानदारों के लिए एनर्जी का ज़रिया है जब उनके पास ऑक्सीजन कम होती है, जबकि ये एनर्जी का ज़रिया है ही किन के लिए? एरोबिक जानदारों के लिए। सो बच्चों ये आज आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अल्लाह हाफ़िज़।